अधिकारों का हनन, जो मेरा अधिकार है मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे अधिकारों के हनन के लिए आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी। बट मैं ये चाहती हूँ कि आज साल भर बाद, 2 साल, जितने भी साल लगे, अगर मेरी, क्योंकि लड़की और मैं या लड़की जो भी बोले, कोई उपभोग की वस्तु नहीं है। खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास पावर है, वर्दी है, उन लोगों के लिए हम लड़कियां उपभोग की वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही कहना है ना? आपका। तो और वहीं आप खड़ी हैं जहां इस देश में नारियों की पूजा होती है। नहीं, गलत बात है। ये सिर्फ कहने की बात है कि नारियों की पूजा होती है। अगर नारी की पूजा होती तो हर दूसरी लड़की की आंखों में आंसू नहीं होता इस वजह से। तो ऐसा ये बताइए कि जहाँ एक औरत को देवी माना जाता था, वाकई में घर के अंदर हमेशा जब देखिए तो पूजा पाठ औरतों का कहीं ना कहीं एक अलग ही कद्र होती थी, इज्जत दी जा रही थी, उसकी क्या वजह आप मानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अब? लोग ना अपने घर की लड़कियों को ही देवी मानते हैं, दूसरों की लड़कियों को देख के वो अपनी उपभोग की वस्तु ही समझते हैं। जहाँ आए दिन 2 दिनों से आपको देखा जा रहा है, यहाँ पर आप आती हैं, क्या पर्पज़ है, काहे परेशान है, किस लिए आप यहाँ पर आती हैं? कुछ समस्या है इसलिए आती हूँ यहाँ पे। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ये है कि मेरे पति हैं पुलिस विभाग में, वो उन्होंने मुझसे शादी की है इंदौर में, और मुझे वहीं छोड़ के आ गए हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि वो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, और मैं पुलिस विभाग से मदद चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ करे या मेरी मदद करें जिससे कि वो मुझे रखने को तैयार हो जाए। उनकी जो सर्विस बुक है, शासकीय बुक जो होती है, उसमें मेरा नाम दर्ज हो, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए बार बार यहाँ आती हूँ। मैं इंदौर से आई हूँ स्पेशली इसी चीज़ के लिए, और मैं इससे पहले भी 2-4 बार इंदौर से आ चुकी हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताइए कि ये कब शुरुआत कब हुआ था ऐसा, कि आप कब मिली थी उस आरक्षक से? मैं मिली थी 2014 में मिली थी, जब मेरा पुराना कोई एक प्रकरण चल रहा था, मतलब पुराना एक प्रकरण चल रहा था, उस संबंध में मैंने उन्हें बुलाया था। उस दौरान मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्हें मदद करने के बहाने उनने मुझसे बातचीत शुरू करी, उन्होंने मेरी मदद करी भी, सही मदद की, फिर उन्होंने हेल्प किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग शादी करेंगे, एक ही कास्ट है, ये वो, ऐसे करके बहुत बात भी बढ़ी। 2020 तक हम साथ ही थे। 2017 तक हम लोग एक रिलेशनशिप में थे। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे शादी का भरोसा दिया था। 2017 में उनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। उसके बाद से वो मुझे बुलाते थे, चाहे वो प्यार से बुलाए, ज़बरदस्ती बुलाए, लड़के बुलाए, और मैं यहाँ आती थी। 2020 में ऐसा हुआ कि उनने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। तो मैंने यहाँ आके बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं संभव हुआ। फिर मैंने वहाँ इंदौर के स्थानीय थाने में अपना एक आवेदन दिया, जिस पर इन्हें परामर्श के लिए बुलाया गया। परामर्श के लिए जब इन्हें बुलाया तो ये वहाँ पे बिना बातचीत करे चले आए। तब पुलिस ने जांच के दौरान पे अपराध पंजीबद्ध किया, 376 यानी कि बलात्कार का, और 506 अपराध पंजीबद्ध हुआ इन पे। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद ये दोबारा से मेरे साथ आए, क्योंकि पहले ही मैं मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर थी। इन्होंने मेरा हर तरीके से फ़ायदा उठाया, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। पहले से इनसे भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ी हुई थी कि ये दोबारा 376 का जब केस दर्ज हुआ, तब ये दोबारा आए मुझसे, फिर से भावनात्मक रूप से मेरे से बात करी, मानसिक रूप से मुझे सांत्वना देने की कोशिश करी। इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया है, तब इसका निराकरण करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि शादी करनी है, शादी करते हैं। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद इन्होंने मुझसे शादी करी। उसके बाद खुद ही जमानत के सारे पेपर्स लेके आए, इन्होंने मुझे कोर्ट में ले जाके खड़ा किया और मुझसे जमानत दिलवाई। इनकी जैसे ही जमानत हुई उसके बाद ये वापस पलट गए और वापस पहले जैसे हो गए। ना ही कोई फ़ोन पे संपर्क है, ना ही कोई मिलना जुलना, ना बात। मतलब इन्होंने दोबारा से अपना मतलब निकाल के और मुझे फिर से मूर्ख बनाया और मुझे ऐसे ही सड़क पे छोड़ दिया। उसके बाद इनने बहुत सारे ऐसी मेरी बदनामियाँ करी, लोगों को मेरे घर भेजा, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ये पहले पदस्थ थे। लोगों को मेरे घर भेजा, इन्होंने डराया, धमकाया, यहाँ तक कि फेसबुक पे गुंडागर्दी भी की गई आपके साथ? बहुत। फेसबुक पे भी इन्होंने मेरी एफआईआर की कॉपी पोस्ट की, जो कि वैसे ये कानून के जानकार हैं क्योंकि ये खुद ही पुलिस विभाग में, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, किसी भी पीड़िता का नाम आप कहीं पे भी प्रकाशित या उजागर नहीं कर सकते। इन्होंने वो किया।
उसके बाद भी मैंने इन्हें माफ़ किया, हर तरीके से माफ़ किया। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि जो हुआ वो सारा भूल के ये मुझे एक मर्यादित पत्नी की तरह रखें, मुझे पूरा सम्मान दे पत्नी का। और इनकी जो और यहाँ से पुलिस विभाग से मेरी यही दरख्वास्त है कि ये उनके विभाग के कर्मचारी है, तो मेरी इस चीज़ में वो मदद, हालांकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। पुलिस विभाग एसपी सर, एडिशनल मैम तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल नेचर की हैं। बीइंग अ लेडी शी इज़ वेरी नाइस वुमन। मतलब जब अब तक मैं उनसे मिली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन मेरी मदद तो कर रहा है पर मुझे न्याय नहीं दिला पा रहा है। और मैं इंदौर मतलब 800 किलोमीटर दूर से आती हूँ यहाँ पे, 800 किलोमीटर आना, 800 किलोमीटर वापस जाना, फिर यहाँ अनजान शहर में रहना बहुत मुश्किल एक लेडी के लिए होता है। तो मैं बस यही गुहार लगा रही हूँ कि ये इसकी शासकीय बुक में इनका नाम दर्ज कराया जाए। और दूसरा, मुझे ये मर्यादित पत्नी की तरह रखें, क्योंकि मैंने हर जगह पे भावनात्मक रूप से ही अपना कोई भी स्टेप लिया है या कोई भी डिसीजन लिया है और मैंने हमेशा उनके हित के बारे में सोचा है। आज अगर मेरी बारी आई है तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना सही लेकिन पुलिस प्रशासन मेरी मदद करे, और कर रहे हैं, बट न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? ऐसा कहा लगता है कि आपको न्याय पुलिस नहीं दिला पा रही? प्रशासन से मेरी निवेदन है कि वो मेरा नाम उनकी सर्विस बुक में चढ़ाएं, लेकिन शायद कहीं उनकी नियमावली में ये लिखा है कि जब तक शासकीय कर्मचारी ना चाहेगा वो मेरा नाम नहीं दर्ज कर सकते, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। और ऐसा कहीं नियम है भी, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। तो अब ये बताइए कि यहाँ से अभी आप कब यहाँ आई थी? मुझे हो गए हैं 2 दिन। 2 दिन आया हो गया। 2 दिन के बाद फिर अभी आप जा रही हैं क्या यहाँ से संतुष्ट होके कि बस ऐसे ही? संतुष्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस बार, बट नहीं हो पाया। मुझे लगता भी नहीं है कि भविष्य में शायद पुलिस विभाग की तरफ से मुझे इस संबंध में कोई आश्वासन, तो ठीक है, कोई निराकरण भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय तो सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो खुद कानून का रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए तो फिर आम आदमी कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा? मेरा सवाल विभाग से यही है जी कि आप आम जनता को अगर न्याय दिलाते हैं या उनकी बात सुनते हैं तो यहाँ पे जब खुद के विभाग के कर्मचारी पर बात आई तो फिर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, पर जब आप अपने ही कर्मचारी के द्वारा किए हुए कृत्य को आप गलत नहीं साबित कर पा रहे हैं या उसे दोषी करार नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आम जनता आपसे क्या ही उम्मीद करेगी न्याय की? जब आपकी मैरिज हुई थी तो उस टाइम का कोई फोटोग्राफ से या फिर है सर्टिफिकेट वगैरह? मर्जी सर्टिफिकेट सब है, इन्होंने खुद भी आवेदन दिया है हाई कोर्ट में कि ये मेरी पत्नी है। जब आपके साथ ये मामला हुआ था, जब प्रताड़ित आप हुई थी, इसके बाद फिर आपने 376 का पंजीबद्ध मामला भी करवाया? मैंने नहीं करवाया, जांच के दौरान पाया गया उनके ऊपर कि शादी का झांसा देके उन्होंने मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण किया। फिर आप बाद में क्यों एग्री क्यों हुई कि भाई अग्रिम जमानत करवाने के लिए? एग्री इसलिए हुई कि एक मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी मानसिक और भावनात्मक रूप से 2014 से, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा अटैचमेंट लगा, प्यार, सहानुभूति, सारी चीज़ थी। मुझे लगा कुछ समय के लिए हो सकता है ये भटक गए हों, लेकिन दोबारा इनको सारी चीज़ें पता थी कि मुझे कैसे मनाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा आके सारी चीज़ें मतलब बड़े प्यार से उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया, समझाया, मुझे फिर से बहलाया फुसलाया, बरगलाया, सब तरीके से इन्होंने कोशिश करके, रोना गाना सब तरीके से कोशिश करके फिर से माफ़ी मांगी, आके बोले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हो गई गलती ये वो। फिर मेरा उद्देश्य जो था शादी करना, उनके साथ जीवन व्यतीत करना, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। फिर उन्होंने शादी कर ही ली थी, तो मैंने सोचा अब शादी हो ही गई है तब क्या ही बचा, तो क्या रीज़न क्या लग रहा है आपको छोड़ने का? या फिर इतने दिनों तक आपके और उनके बीच में अगर प्यार था, आपकी भावनाओं के साथ उन्होंने खेला, या फिर हो सकता है कि शायद आपकी भावना हो सकता है उनकी सच्ची रही हो, जो भी रहा हो, तो अब ऐसा क्या रीज़न आ रहा है कि मतलब सामने आपको छोड़कर कोई और तो नहीं, या फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बट बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, बट हो भी सकता है। क्या चीज़ है? कि यहाँ कहीं ऐसा लोकल स्तर पे उनका कहीं किसी से कोई संबंध रहा हो या हो। अच्छा, ये शादी आपने कब किया था? 26 जनवरी 2021। 26 जनवरी 2021। फिर इसके बाद, शादी के बाद यहाँ आप आई थी पहले भी कभी? शादी के बाद मैं सिर्फ कोर्ट कचहरी, थाना, एसपी ऑफिस, इन्हीं के चक्कर काटे। मतलब सामने वाला बंदा अग्रिम जमानत और शादी सिर्फ मतलब निकालने से था उसका? हाँ, उन्होंने मेरा उपयोग किया सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आरक्षक दीपेश सिंह बेस।
अच्छा, उनके परिवार में आपने बात किया क्या कुछ भी? हाँ, उनके परिवार में भी मैंने बात किया। हाँ। लगभग मुझे वही जवाब भी उनसे मिला और वही बेइज्जती भी उनके परिवार से वही मिली जो दीपेश सिंह मुझे देते हैं। अच्छा, परिवार में कौन कौन है उनके? उनकी मम्मी है और उनकी सिस्टर है। माँ और बहन है। तो माँ और बहन है तो उनको तो समझना चाहिए एक औरत का दर्द। एक महिला होने के नाते, एक महिला होने का दर्द, एक माँ होने के नाते एक बच्ची का दर्द तो उन्हें समझना चाहिए, पर अफसोस नहीं समझ पा रहे नहीं हैं। समझ पा रहे। फिर आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी सिस्टर्स हैं 2 हाँ। और मदर फादर हैं। और तो मैं बहुत वो आपको सपोर्ट कर रहे थे इस शादी के लिए? पहले कर रहे थे, लेकिन जब से इन्होंने जो गुंडागर्दी की, मेरे घर लोग भेजे, मेरी बदनामी की, फेसबुक पे किया, लोगों को फ़ोन करा, मैसेज करा, जो करा, उसके बाद इतनी बदनामी इन्होंने कर दी कि मेरे घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी 2 बहनें और हैं, उनकी शादी पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि छोटी हैं आपसे? लड़कियाँ हैं। हाँ, छोटी हैं मुझसे। और मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ना चाह रही हूँ क्योंकि ये पहली तो मेरे हक़ की लड़ाई है। इसमें कहीं पे भी मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है कि कहीं कुछ लगे कि मैं किसी से कुछ लेना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ, वैसा कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इंदौर में अकेले रहती हूँ, अकेले अपनी छोटी सी नौकरी करती हूँ और बहुत छोटी सी सैलरी है। कौन सा जॉब करते हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत छोटी सी सैलरी है, उसी सैलरी में मैं अपना जीवन निर्वाह भी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे भी आ रही जा रही हूँ, मैं यहाँ पे रहना खाना यहाँ का मैनेज कर रही हूँ और आगे भी मैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ती रहूँगी, भले ही मैं उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, मुझे लोगों के घर बर्तन भी मांजना पड़े तो मैं करूँगी, बट मेरी लड़ाई मैं जारी रखूँगी। नहीं, आपकी आंखों से तो लग रहा है कि बहुत हारी हुई हैं आप, फिर भी इतना हौसला कर दिखा रही हैं तो बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास हौसला जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपकी आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं वो फीलिंग बता रहे हैं आपकी कि कितना परेशान है। अभी आपको मतलब जो आपने कहा कि हम उनके साथ रहना चाहेंगे, तो क्या आप सच में उनके साथ रहना चाहते हैं? इतना बड़ा धोखा हुआ, फिर आपका यूज़ किया गया, इसके बावजूद भी आपको रहना है उनके साथ? अगर मैं उन्हें छोड़ भी दूँगी तो अब उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी है कि कोई भी अगर बगल से निकलता है और उन्हें मैं दिखती हूँ ना, तो वो ऐसे करके उंगली बता दे कि ये वही है, वो हुआ था ना वही है। तो लोगों को ये मौका देने की बजाय कि ये वो ऐसे उंगली उठाए, बजाय मैं उसी के साथ रहूँगी जिसने मुझ पर उंगली उठाने का मौका दिया। मतलब काफ़ी यूज़ किया गया आपका और बदनाम भी किया गया। सुन पा रहे हैं आप लोग सभी बातें, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जैसे कि आपने बताया कि हेल्पिंग नेचर की जो यहाँ की एडिशनल एसपी हैं जो लता पटले जी हैं, फिर साथ में यहाँ के पंकज कुमावत कप्तान हमारे एसपी हैं, और इनके रहते हुए इनकी मदद भी हुई। लेकिन हम भी कोशिश ये करेंगे कि इसकी तह तक पहुँचें, और जब इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी मैरिज हुई है और इन सभी चीज़ें जब सामने आ रही हैं, तो मैं तो नहीं जानता कि शायद पुलिस का साथ देगी, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उनको एक न्याय का साथ देना चाहिए। और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जैसे निष्पक्ष जांच होती है, इसके लिए इनका भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो इनकी डिमांड है, जो इनको हक मिलना चाहिए, वाकई में वो हक भी मिलना चाहिए। और हक अगर इनका नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वाकई में भेदभाव कहीं ना कहीं किया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैं उनकी मिसेज़ हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ, और कानूनन है। आपने शादी कहाँ किया था? आर्य समाज मंदिर में। और इस बात की जांच निष्पक्षता से एसपी सर और एडिशनल एसपी और डीएसपी मैडम ने मिलकर की है, जिसमें उन्होंने ये पाया है कि मैं दीपेश सिंह की वैधी पत्नी हूँ, जिसके लिए उन्होंने एक लिखित में मतलब एक जांच के दौरान उन्होंने ये निराकरण निकाला है कि वो ये मानते हैं कि मैं उनकी वैधी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो मेरा नाम उनकी शासकीय बुक में दर्ज नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि नाम दर्ज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो कर्मचारी है वही ला के देगा। अगर वही ला के नहीं देना चाहता, वही छुपाता है, और आप उस चीज़ से मतलब आपको पता चल गया है कि बात सच है, मैं उनकी पत्नी हूँ और सामने वाला व्यक्ति छुपा रहा है, तो आपको या तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए झूठ बोलने, चीज़ें छुपाने के लिए, या फिर मेरे अधिकारों का हनन, जो मेरा अधिकार है मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे अधिकारों के हनन के लिए आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी। बट मैं ये चाहती हूँ कि आज साल भर बाद, 2 साल, जितने भी साल लगे, अगर मेरी, क्योंकि लड़की और मैं या लड़की जो भी बोले, कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास पावर है, वर्दी है, उन लोगों के लिए हम लड़कियां उपभोग की वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो और वहीं आप खड़ी हैं जहां इस देश में नारियों की पूजा होती है। नहीं, गलत बात है, ये सिर्फ कहने की बात है कि नारियों की पूजा होती है। अगर नारी की पूजा होती तो हर दूसरी लड़की की आंखों में आंसू नहीं होता इस वजह से। तो ऐसा ये बताइए कि जहाँ एक औरत को देवी माना जाता था, वाकई में घर के अंदर हमेशा जब देखिए तो पूजा पाठ औरतों का कहीं ना कहीं एक अलग ही कद्र होती थी, इज्जत दी जा रही थी, उसकी क्या वजह आप मानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अब? क्योंकि लोग ना अपने घर की लड़कियों को ही देवी मानते हैं।
दूसरों की लड़कियों को देख के वो अपनी उपभोग की वस्तु ही समझते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप खास जो कह करके रही हैं। वो जिनके पास पावर है। अच्छा। आम आदमी शायद फिर भी थोड़ा सा संकोच कर ले जी जी। कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी छवि मैली हो, लेकिन जिनके पास पावर है वो अपने रुतबे के दम पे सब कुछ कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला या हो नहीं सकता या होने वाला नहीं है। मैं बहुत मतलब सल्यूट करती हूँ मैम को और सर को कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट स्टिल मेरी एक कंप्लेंट उनसे यही है न्याय कि दिलाया। न्याय नहीं दिला पाए। मतलब उनका मतलब मैम का कहना ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और ये सही भी है। बट जो उम्मीद है मुझे एक विभाग के कर्मचारी से के लिए, वो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की होने के नाते मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। समझ सकता हूँ आपकी बातों को, क्योंकि 800 किलोमीटर दूरी आप अकेले वहाँ तक सफ़र करना, फिर बार बार आना, कई बार बता रही हैं आप यहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और झेल भी रही हैं कि उनके साथ रहने के लिए नहीं, खुशी के पल बिताने के लिए नहीं, बल्कि आप यहाँ रोते आती हैं, रोते रोते जाती हैं, तो हम तो फील कर सकते हैं कि आपके साथ क्या बीत रही होगी। लेकिन अब आखिर में सभी के सामने ये सवाल उठता है कि जब इनके पास पूरे कागजात हैं तो इनका नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते, ये तो पुलिस का मामला है कि इनके साथ जो ये वारदात हुई कितना सत्य है, और अगर सत्य है तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इसमें जो आरक्षक दीपेश सिंह वैस का जो नाम आ रहा है वो उसकी जाँच होनी चाहिए कि कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, कितना उसकी बातों में सच्चाई है। चुकी है, सत्यता पाई भी गई है। सत्यता पाई भी गई है। उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि भी की है यहाँ से, हमारे माननीय एसपी साहब और एडिशनल मैडम ने इस बात की पुष्टि भी की है कि मैं उनकी वैद्य पत्नी हूँ, जिसका प्रमाण मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाएगा कि उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि मैं उनकी वैद्य पत्नी हूँ। और वो यहाँ का पूरा विभाग भी मुझे मानता है कि मैं उनकी वैद्य पत्नी हूँ। ये वो लिखित में भी शायद मैंने सीएम हेल्पलाइन की थी, उन्होंने उसमें निराकरण में ये डाला भी है कि उन्होंने ये पाया गया है कि मैं उनकी वैद्य पत्नी हूँ, बट फिर भी उनके हाथ की शायद नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए वो मेरा नाम नहीं बदल। और मेरा ये मानना है कि नाम नहीं भी चढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आप पहुंची कहाँ, आप कहाँ पहुंची, आपने शिकायत कहाँ किया इसका? मैंने लोकल स्तर, पहले तो मैंने यहाँ पे आई थी, मैं अपना कंप्लेंट दिया कि मेरा नाम जुड़वाया जाए। जी जी। आवेदन लेके छोड़ दिया। फिर मैं कोतवाली गई थी, पहले कोतवाली गई थी, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके थोड़े दिन यहाँ की कोतवाली आपने? यहाँ की कोतवाली, हाँ। फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आवेदन लेके छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे मेल किया था उनके ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि बार बार आना संभव नहीं हो पाता बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेल किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा मैं यहीं पे मैंने दोबारा आवेदन दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट की थी 19 अगस्त को, जिसका आज तक निराकरण नहीं हो पा रहा है। 19 अगस्त आपको मतलब 2 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। 19 अगस्त को मैंने यहाँ पे दिया था, सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट किया था, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक मतलब उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। 2 महीने हो गए हैं। सीएम हेल्पलाइन करने के बाद भी 2 बार मैं यहाँ बयान देने आ चुकी हूँ सीएम हेल्पलाइन के संबंध में, लेकिन तब भी कुछ निराकरण नहीं हुआ। अभी इस बार मुझे संतुष्टि इस चीज़ की दी गई है कि हाँ, उन्होंने जांच में ये पाया है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और निष्पक्ष जांच हुई है, बट न्याय तो फिर नहीं मिल रहा। अब आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, ये नहीं समझ में आ रहा। तो सवाल तो ये बनता है कि आखिर में क्यों नहीं हो रहा। हमारी भी जितनी कोशिश होगी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको एक न्याय मिल सके। हालांकि आप लोगों को पता है कि परिवर्तित नाम के साथ एक इनका, जैसे कि आपने बताया कि फेसबुक पे उन्होंने बदनाम भी किया कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा मामला दर्ज हुआ है। जिसके संबंध में मैंने इंदौर डीआईजी ऑफिस में एक कंप्लेंट लेटर भी दिया था। तो उस पर भी कोई एक्शन हुआ? उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विभाग जो है मतलब वर्दी का फ़ायदा कहीं ना कहीं उसने उठाया, एक डिपार्टमेंट का फ़ायदा उठाया। वो अगर इस पुलिस विभाग में काम कर रहे तो उनको कानून की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर उन्होंने ये कृत्य किया है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इस संबंध में मैंने यहाँ पे भी बात किया था, कोतवाली में भी, इंदौर में भी बात किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और मैं सच में कार्रवाई अगर नहीं होती है और वो मतलब एक पुलिस वाले की पत्नी आप होते हुए खुद पुलिस से संतुष्ट नहीं है, नहीं है, गंभीर मामला। अभी आप क्या मतलब अब क्या करेंगे आप, अगर ये सब नहीं हो पाता? मेरी लड़ाई मैं जारी रखूंगी, भले ही मुझे उसके लिए अगर अभी एक शिफ्ट में काम कर रही हूँ, मुझे 2 शिफ्ट में काम करना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर मुझे हफ्ते में 1 बार भी आना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। भले ही मुझे कितने भी कम पैसे मिले, मैं उसमें अपनी सेविंग करके अब यहाँ पे आना रहना मैं संभव करूँगी और मेरी लड़ाई ये जारी रखूँगी। देखती हूँ कब तक ये। अभी हालांकि यहाँ जब से आप आई तो क्या बात हुई उनसे, मिले आप
भूपेश से या वो दीपेश से या नहीं? अभी नहीं मिल पाए। तो क्या उन्होंने बुलाया आपके सामने, एसपी साहब या फ्रेंड्स ने बुलाया था, तो आपके सामने बात हुई क्या? उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो क्या ही कहेंगे, बस उनका बोलते ना रिएक्ट ये था कि वो इनडायरेक्टली कहना चाहे कि मैं नहीं रखूँगा और मैं नाम नहीं जुड़वाना चाहता। अच्छा, तो फिर क्या डिवोर्स वगैरह देना चाह रहे हैं आपको? फिर इसके बाद पहले शादी वगैरह क्यों किया? फिर आपकी मैं वही भावनाओं के साथ क्यों खेला? लड़कियां उपभोग की वस्तु नहीं होती है, ये हर किसी को समझना होगा। हर किसी को, मतलब सभी को, वो चाहे वो विभाग का हो या ना, लड़कियां उपभोग की वस्तु नहीं होती है। आज अपना मतलब निकाल दिया तो कल उसको छोड़ दिया। ऐसा नवरात्रि में कन्याएं पूजी जाती है, वो इसलिए थोड़ी पूजी जाती है कि 9 दिन के लिए तुमने माता मान लिया और फिर बाकी दिन तुम राक्षस बन गए, ऐसा नहीं होता। जी जी। बड़ा सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर कि जो कानून के रक्षक हैं वही अगर इस तरीके से करेंगे तो इनका विश्वास कहाँ रह जाएगा। जो उनकी पत्नी है वही उन्हीं से न्याय मांग रही हैं। खुद एक पुलिस वाले की पत्नी होते हुए भी, और पुलिस से ही न्याय मांगना, इस व्यवस्था से न्याय मांगना, और खुद जो नम आँखों से इनका कहना ये सभी चीज़ें कि मैं जिस उम्मीद के साथ कई बार आई और कई बार आने के बावजूद भी मुझे यहाँ से वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही। जो मामले की जांच करते हैं कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, उनको पूर्ति करना भी इन्हीं का काम है, और आखिर में कब ये होगा ये तो देखने लायक होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर में ये बार बार इनका आना, यहाँ तक परेशान होना, फिर ऐसे ही अकेले एक औरत का, एक लड़की का परेशान होना, ये रास नहीं आ रहा। बात करनी होगी इसके लिए मैडम से, एडिशनल मैडम से, या फिर एसपी ऑफिस में एसपी सर से। अगर यहाँ से भी बात नहीं बनती तो कहीं ना कहीं हमें उच्च स्तर तक जाना होगा और इनको भी न्याय दिलाना होगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे इस कड़ी से जुड़ी हुई अगले वारदात के साथ कि आखिर में क्या होता है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता, ये तो एक जानने लायक विषय होगा। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार।